नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इतिहास शिक्षण में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास की कुछ विषय, और इसमें हम अध्याय 7 आधुनिकीकरण के रास्ते, यह हमारा अध्ययन का भाग होगा। और हमारे इस अध्ययन में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। ताइवान का किस्सा, यानी अब तक हमने चीन और जापान के आधुनिकीकरण के विषय में समझा। अब हम पूर्वी अन्य एशियाई देशों के विषय में जानेंगे, जिसमें ताइवान और कोरिया है। कोरिया में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस प्रकार से हुई, ये जानेंगे। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व ये कोरिया में किस प्रकार से उभरा। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास कि किस प्रकार से वहां पर सैन्य शासन को हटा करके उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के आंदोलन चले, लेकिन जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी वो निरंतर जारी रही। आधुनिकता के दो मार्ग, किस प्रकार से इन चारों जो पूर्वी एशिया के देश हैं, जो चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तो इन्होंने किस प्रकार का मार्ग अपनाया, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। ताइवान का किस्सा ये क्या था कि चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद जो कोमिंटांग के नेता थे चियांग काई शेक, वो उस समय 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और कई बेशकीमती कलाकृतियों को लेकर के और 1949 में ताइवान की ओर निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894-95 में जब जापान के साथ चीन का युद्ध हुआ, तो चीन ने ये जो फार्मोसा द्वीप था ये जापान को सौंप दिया था। और तब से यह, जिसे हम ताइवान कहते हैं फार्मोसा द्वीप को, ये जापानी उपनिवेश बना हुआ था। बाद में कायरो घोषणा पत्र जो कि 1943 में था, और पोट्सडैम उद्घोषणा ये 1949 में हुई थी। उस घोषणाओं के द्वारा यह स्थान चीन को जो है इसकी संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कोमिंटांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममता पूर्वक जो है हत्या कर दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कोमिंटांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की थी, जिसमें बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आजादी लोगों से छीन ली, और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह से बाहर कर दिया। सत्ता में उनका कोई स्थान नहीं रखा। फिर भी उन्होंने वहां के विकास के लिए भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते वहां के खेतों की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में वहां का कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर चला गया था। अर्थव्यवस्था जो कि मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, उसमें ताइवान में लगातार वृद्धि होती रही। लेकिन मुख्य बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी जो अंतराल था वो लगातार घटता गया। ताइवान का एक लोकतंत्र के रूपांतरण में जो क्रम था वो बड़ा नाटकीय रहा। ये 1975 में चियांग काई शेक की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ, और 1887 में जब फौजी कानून जो है 1975 में चियांग काई शेक की मौत के बाद ये क्रम जो है धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, और 1987 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
फिर राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन जो है वो ताइवान में ही थे। तो उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा उस समय माना जाता था, जबकि वो चांग काई शेक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र गणतंत्र था। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि जो खाड़ी पार के संबंध हैं, यानी चीन और ताइवान के बीच, वो धीरे धीरे सुधर भी रहे हैं और उनमें तनाव भी है। ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। तो संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कभी स्वीकार कर ले तो इस पर सहमत हो सकता है। अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है तो यह भी एक रास्ता हो सकता है। आगे हम इस मानचित्र में देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूर्वी एशियाई देश हैं, जिसमें ये पूरा क्षेत्र जापानी क्षेत्र है, इधर जो है ये कोरियाई प्रायद्वीप है, जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने चीन के अर्थव्यवस्था को अपनाया, जबकि दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ सहयोग की भावना से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो रेड कवर्ड है वो काफी संघर्ष की भूमि है। यहाँ पर ताइवान है, तो हम देख सकते हैं कि इधर चीन है, ऊपर जापान है, इधर कोरिया है। तो ये चारों देश जो है पूर्वी एशियाई के ये प्रभावशाली देशों में हम देख सकते हैं। तो कोरिया में आधुनिकीकरण की का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, ये हम जानने का प्रयास करें। तो 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसोन वंश, जो कि 1392 से लेकर के और 1910 तक रहा, तो इन्होंने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का जो विदेशी दबाव था वो निरंतर सहना पड़ा था। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, विदेश के साथ राजनीतिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रकार की सुधार नीतियां लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जो साम्राज्यवादी जापान था, उसने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसके 500 से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन वंश जो राजवंश था उसका अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफी नाराज थे। आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना भी की और कैरो, माल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए अपने कई प्रतिनिधिमंडल वहां भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, उसी के साथ यह समाप्त हो गया। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो कि जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। ये उनकी पहले से चली आ रही मांग थी। यानी स्वतंत्रता के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें जो उत्तरी क्षेत्र था उसमें सोवियत संघ और दक्षिण क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ ये विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। जून 1950 में जब
कोरियाई युद्ध शुरू हुआ आपस में उनका, उत्तरी और दक्षिणी का, तो दक्षिण कोरिया में जो अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट चीन की सेना के समर्थन से शीत युद्ध का काल एक छद्म युद्ध के रूप में प्रारंभ हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध युद्ध विराम के एक समझौते के साथ समाप्त हुआ। जो कोरिया था वो हमेशा के लिए विभाजित हो गया। तो कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से वहां हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण जो मुद्रास्फीति से कीमतें थी वो अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजन दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले जो राष्ट्रपति थे सिगमेंड री, 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया और जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनको इस्तीफा देने के लिए आखिर मजबूर होना पड़ा। इस घटना को कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि सिगमेंड री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की जो सत्ता है, आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की जो मांगे थी उसका संतोषजनक उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलनों ने एकीकरण आंदोलनों का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चुंग ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को फिर वहां पर उखाड़ फेंक दिया गया। एक और अप्रैल क्रांति हुई और उसके तुरंत बाद ही जो है लोकतंत्र का पतन हो गया। तो जब जापान से स्वतंत्र हुआ तो उस समय का यह चित्र है जिसमें कोरियाई लोग बड़ी प्रसन्नता से उस क्षण का स्वागत कर रहे हैं। तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व। तो अक्टूबर 1963 के चुनाव में जो सैन्य नेता थे जिनका नाम था पार्क चुंग ही, वो राष्ट्रपति चुने गए। तो पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कॉर्पोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया और कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास इसी क्रम में प्रारंभ हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी यानी ISI इससे निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे चलकर के इस्पात, अलौह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में
कोरिया ने चुना। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव, जिसको सैमोल कहते थे, एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य यह था कि लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांवों के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए मजबूत किया गया। आगे जाकर इस अभियान का औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया। आज हम देखते हैं कि कोरिया अन्य विकासशील देशों के साथ जो विकास प्रयासों में सैमोल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, तो इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव कोरिया बांट रहा है। अपने मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों और आक्रामक नीति अपनाने वाले उद्योगपतियों और जो सक्षम श्रम बल था, उन सब के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में हमेशा सक्षम रहे हैं। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया। कोरिया के औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इनके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। विदेशी निवेश और कोरिया की उच्च घरेलू बचत दर ने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में सहयोग दिया। राष्ट्रपति पार्क प्रशासन की दीर्घकालिक शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में फिर से खड़े हुए और 1971 में उन्हें फिर से चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूसिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था और किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी संवैधानिक अधिकार उसे प्राप्त था। इस प्रकार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियों, जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थी, उसमें काफी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार इस प्रकार के यूसिन संविधान था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुन ही की हत्या के साथ ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार पार्क ने तीव्र औद्योगिक विकास के लिए लोकतंत्र को हाशिए पर रखा था। तो जून 1987 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शन हुए उसका ये चित्र हम देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से सड़कों पर उतरे। तो लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ ही बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक दूसरे सैन्य नेता चुन डू हवन, उनकी अगुवाई में सैन्य तख्ता पलट का मंच तैयार हुआ। तो मई 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों
और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए, तो सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया और मार्शल लॉ लागू करके लोकतंत्र जो आंदोलन थे उनको दबा दिया। किंतु ग्वांगझू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चीन के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को दबा दिया। इसी वर्ष के अंत में टुन युसुन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से फिर से राष्ट्रपति चुने। टुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ा करके 1983 तक वह 13.2% तक कर दिया और मुद्रास्फीति की दर को भी काफी हद तक कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिनको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्रीय आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्यम वर्ग के नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिल गया। तो कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ। नए संविधान के अनुसार 1971 के बाद में पहला प्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर 1987 में हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में विफलता के कारण चुन के सैन्य दल के एक अन्य साथी थे, सैन्य नेता थे जिनका नाम था रोह तावे वू, उनका निर्वाचन हुआ। हालांकि कोरिया में लोकतंत्र जारी रहा। 1980 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम, इन्होंने एक बड़ी सत्तारूढ़ जनता पार्टी बनाने के लिए रो की पार्टी से कुछ समझौता किया। तो दिसंबर 1992 में दशकों से चले आ रहे सैन्य शासन के बाद एक नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नए चुनावों एवं सत्ताधारी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप वहां एक बार फिर से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। नए प्रशासन की जो निर्यात नीति थी उसके तहत सैमसंग, हुंडई और एलजी सहित बहुत सारी कंपनियां 1990 की शुरुआत तक जो है वैश्विक प्रमुखता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सरकारी समर्थन के साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योगों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया। दूसरी ओर सरकार ने औद्योगिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना जारी रखा। इसी बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव में राष्ट्रपति किम ने 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको OECD कहते हैं, उसमें शामिल होने का निर्णय लिया और कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन हुआ क्या कि व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा आपात वित्तीय सहायता के जरिए संभालने की कोशिश की गई।
यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। दिसंबर 1997 में एक लंबे समय के बाद कोरिया में पहली बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण द्वारा विपक्षी पार्टी के नेता किम डे जुंग ये सत्ता में आए। सत्ता में दूसरा शांतिपूर्ण हस्तांतरण आगे चल करके लंबे समय बाद 2008 में हुआ, जब रूढ़िवादी पार्टी के नेता जिनका नाम था ली माइंग बाक, प्रगतिशील पार्टी नेता रो मुह्यून ये प्रशासन के बाद अध्यक्ष चुने गए थे। 2012 में सत्ताधारी पार्टी की नेता पार्क खनहे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में वहां चुनी गई। उनके पिता जो थे वो पार्क चुन ही थे, जिनके बारे में बताया गया है। तो उनकी राजनीतिक विरासत के कारण उन्हें अपने कार्यकाल की शुरुआत में बहुत समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन अक्टूबर 2016 के बाद ये बात उठी कि उनके स्थान पर उनके एक नजदीकी मित्र गुप्त रूप से सरकारी मामलों में प्रबंधन करते थे। तब राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शनों के फलस्वरूप मार्च 2017 में उन पर महाभियोग चला और उनको अपने कार्यालय से हटा दिया गया। मई 2017 में तीसरी बार शांतिपूर्ण हस्तांतरण के द्वारा मून जे इन ने राष्ट्रपति का पदभार वहां पर विजय होने के बाद संभाला। तो 2016 में नागरिकों के नेतृत्व में किए गए कैंडल लाइट विरोध में देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे नागरिकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कोरियाई लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्जदार है, लेकिन यह देश गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाला कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है, जिसने आज इस देश में आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्तमान में इस चित्र में हम देख सकते हैं कि सियोल शहर अपनी भव्यता को दर्शाता है। उसकी ये गगनचुंबी इमारतें और इसके नदी के तट ये दिखाते हैं कि वहाँ कितना आर्थिक विकास हुआ और कोरिया एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व जगत में स्थापित है। वहाँ ओलंपिक खेल हो चुके हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों को उनके उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। समग्र रूप से हम इस पूरे पाठ में हम देखेंगे कि आधुनिकता के इन चार देशों को का अध्ययन करने के बाद हम दो मार्ग कैसे पाते हैं। औद्योगिक समाजों ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने मार्ग बनाए। ताइवान का किस्सा और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास ये बताता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आजाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राहें उन्होंने अपनी तैयार की। जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नई तरीके से इस्तेमाल कर पाया। तथापि कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषककारी सत्ता को बरकरार रखा, जिसने विरोध और लोकतंत्र की मांग को का उसने गला घोंट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बनी रही और अंदरूनी विकास भी उससे प्रभावित हुआ। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपने हल ढूंढने की कोशिश उसने स्वयं की। जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव यह है, एक ओर जहां जापानी एशिया को पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त रखने की उम्मीद करते थे, दूसरे लोगों के लिए यही विचार साम्राज्य निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण कारक वहां सिद्ध हुए। यहाँ ये भी उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के सुधार और रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने के लिए केवल
परंपराओं को पुनर्जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखने या संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें नए और अलग रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की बात थी। उदाहरण के लिए, जापान की जो मेजी स्कूली पद्धति थी, उसने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत की। किंतु जो स्कूलों की पाठ्यचर्या थी, उसका मुख्य उद्देश्य अपने देश में निष्ठावान नागरिक बनाना था। नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना वहां अनिवार्य था, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया जाता था। इसी प्रकार परिवार में और रोजमर्रा की जिंदगी में आए बदलाव विदेशी और देशी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश वहां दर्शाते हैं। चीन का आधुनिकीकरण का सफर जापान से बिल्कुल अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए माहौल बना दिया। इसके चलते ज्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने वहां पड़े। युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृह युद्ध ने बहुत से लोगों की जान ले ली। जापानी हमले की बर्बरता से भी भारी तादाद में लोगों की वहां जाने गई। अनेक प्रकार की प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझों को और बढ़ाया। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता निर्मित करने के रास्तों की तलाश की गई। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने पुरानी परंपराओं को खत्म करने की सांस्कृतिक लड़ाई लड़ी। उन्हें लगा कि परंपरा जन समुदाय को गरीबी से जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात तो की, परंतु वास्तव में उससे बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की उन्होंने स्थापना की। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया कि लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाजी में बदल दिया जो लोगों को चालाकी से प्रभावित करके अपने काबू में लाने में काम करती थी। तथापि उसने शताब्दियों पुरानी असमानताएं हट गई, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई। उनकी जो पार्टी है उसने अब बाजार संबंधी सुधार किए हैं और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने के प्रयास किए, लेकिन जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। अब समाज बढ़ती असमानताओं का सामना कर रहा है और सदियों से दबी परंपराएं पुनर्जीवित होने लगी हैं। ये नई स्थिति एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि चीन किस तरह अपनी धरोहर को बरकरार रखते हुए अपना विकास कर सकता है। इस अध्याय में कुछ प्रश्न आपके मूल्यांकन के लिए है, जैसे ताइवान की सरकार कैसे स्थापित हुई। तो आपको बताया गया है कि किस प्रकार से 1949 में जो कोमिंटांग था वह माओ त्से तुंग द्वारा पराजित कर दिया गया। अब चांग काई शेक जो है वहां से और ताइवान में शरण लेते हैं और वहां पर कोमिंटांग यानी अपनी सरकार की स्थापना करते हैं। तब से ताइवान एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के देश के रूप में आज भी एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में है। कोरिया ने युद्धों के बीच किस प्रकार आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। तो कोरिया का उदाहरण हमारे पास है कि वहां सैन्य सरकार भी रही, लोकतांत्रिक सरकार भी रही और कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन वहां चलते रहे। इसके बावजूद कोरिया ने अपने आर्थिक विकास का मार्ग बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसको प्रमुखता से स्थान देते थे। उसने बड़े भारी उद्योग वहां स्थापित किए, निर्यात की पद्धति को बढ़ावा दिया। पूर्ण अधिकार प्रणाली क्या थी। तो जिस प्रकार से कोरिया में बताया गया कि पार्क जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथों में लिए हुए थे। संविधान और लोकतंत्र को उन्होंने देश के विकास के नाम पर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और एक तरफा जो है देश की भलाई के नाम पर उन्होंने पूरा शासन 3 कार्यकाल उन्होंने वहां पर अपने पूरे किए।
एशिया के राष्ट्रों ने परंपरा और आधुनिकता के मध्य कैसे सामंजस्य स्थापित किया? तो एशिया के जो ये राष्ट्र हैं जिसमें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान ये आते हैं, तो इन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया और परंपरा को भी नहीं छोड़ा। हालांकि चीन ने पुरानी परंपराओं को छोड़ा, लेकिन अधिकांश इन सभी देशों ने परंपराओं के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। जैसे मेइजी स्कूल जो जापान की थी, उसने शिक्षा में आधुनिकता को अपनाया, लेकिन उसका उद्देश्य था कि अपने नागरिकों को देशभक्त बनाना, देश की प्रगति में आगे बढ़ाना और राज्य के प्रति वफादार बनाना, ये उनका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से परंपराओं का भी पालन किया गया और आधुनिकता को भी अपनाया गया। इस प्रकार हमने जो चर्चा की इसमें ताइवान की का किस्सा हमने आपको बताया, कोरिया की कहानी में हमने वहाँ के आधुनिकीकरण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ वो बताया। तो किस प्रकार से कोरिया में जो तीव्र औद्योगिकरण के साथ-साथ वहाँ अच्छे नेतृत्व के रूप में उनके राष्ट्रपति चुने गए थे, उन्होंने लंबे समय तक अच्छा शासन वहाँ चलाया। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास वहाँ चलता रहा, कई आंदोलनों के रूप में ये देखा जा सकता है। आधुनिकता के दो मार्ग, एक तो साम्यवादी मार्ग था, दूसरा यह तीव्र आर्थिकीकरण पूंजीकरण का मार्ग था, जिसके कारण इन राष्ट्रों ने तीव्र औद्योगिक प्रगति को प्राप्त किया। तो कुछ प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हैं। हमारे दैनिक जीवन में चीन, जापान, ताइवान और कोरिया, इन 4 देशों से निर्यात किन आयातित उत्पादों का उपभोग होता है? तो वहां से जो निर्मित हैं, तो जैसे मैंने बताया कि कोरिया की कई कंपनियां हैं, जापान की हैं, चीन की वस्तुएं हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वहाँ के सेल फोन, घरेलू उपकरण, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का हम बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। आपने उनकी सूची बनानी है कि कौन सा उत्पाद जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो किस देश से संबंधित है। भारतीय लोकतंत्र की तुलना चीन के साम्यवादी शासन से कीजिए और बताइए कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो कुल मिला के शासन प्रशासन का ये अर्थ होता है, चाहे वो किसी पद्धति से हो, लोगों को प्रसन्न रखना और साथ ही साथ जो है देश को प्रगति पर ले जाना, ये किसी भी देश के प्रशासन का कार्य होता है। किंतु इन 2 मार्गों से जहाँ लोगों को अ, चीन में असंख्य लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जापान में जो तीव्र सैन्यवाद हुआ उसके कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना वहाँ करना पड़ा। तो हमें भारत के लोकतंत्र से इसकी तुलना अवश्य करनी चाहिए। वास्तव में लोकतंत्र आधुनिक विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। तो ये इसकी तुलना आपको अपने शासन से करनी है। आज के इस अध्ययन में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।